चैनल में। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट। मतलब हर दिन आपका एक वीडियो आएगा और वो इंग्लिश की प्रैक्टिस आपके हर लेवल में काम आएगी। आपकी जहां जहां से भी इंग्लिश कमजोर होगी वहां वहां से हम इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। चाहे बोर्ड एग्जाम के हो, चाहे एनडीओ के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे किसी भी एग्जाम के आप हो, लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक लेवल से लेके अप लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके रोज 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप ये मानिएगा कि आपकी इंग्लिश सही है। अगर नहीं सही होते हैं तो हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेन बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के लिए मजबूत हो जाए, ताकि उस कॉन्सेप्ट से अगर अलग कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकें। हर लेवल का क्वेश्चन है और हर चैप्टर का क्वेश्चन है। आप लोगों को करना बस ये है कि अपनी एक कॉपी ले लेनी है, उसमें 1 नंबर से लेके 25 तक नंबरिंग लिख लेनी है। मतलब 1 नंबर से लेके 25 तक आपको लिख लेनी है नंबरिंग, ऐसे करके। उसके बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसमें करना है टिक, और जितने क्वेश्चन सही नहीं है आपके उसमें करना है रॉन्ग। अब आप अपने हिसाब से अपने आप को जानिए कि 1 महीने 1.5 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम है, आप कितने पानी में है कि नहीं है। हमने बताया आपको कि अगर 15 प्लस से आपके सही होते हैं तो आप हैं गुड, अगर 20 प्लस सही होते हैं तो आप हैं बेटर, और इसी को हम कह देंगे बेस्ट। क्योंकि 25 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो ख्वाब छोड़ दीजिएगा। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन हमने लेवल का रख दिया है। कुछ क्वेश्चन हमने इतने तगड़े रख दिए हैं कि आपको सिखाने का प्रयास हम वो भी करेंगे, बट सीख जाना है ना भाई। इसका मतलब आप लोगों ने अब ये कर लीजिएगा जल्दी से, 1 नंबर से लेके 25 नंबरिंग कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जल्दी करिए, समय आपके पास नहीं है क्योंकि हम समय के गुलाम हैं। अब जल्दी से करिए। इसके बाद ये आपके रहे 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समय नहीं है, हम समय बर्बाद करने आपका नहीं आए ना अपना समय बर्बाद करने आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत में ब्लैंक है। समझ गए होंगे देख के कि ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल चैप्टर का है। आर्टिकल 2 प्रकार के, एक हमारा डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। उसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। वीक एंड फिर मतलब ब्लैंक, वीक एंड ब्लैंक, स्ट्रॉन्ग कॉमा ब्लैंक, नोबल एंड ब्लैंक, विक्ड, ऑल विल फेट द सेम फेट, ऑल विल मीट द सेम फेट। आपको 1 2 3 4 यहां पे दिख रहे हैं ब्लैंक, और 4 ब्लैंक में आपको एक ऑप्शन को अप्रोप्रिएट रखना है क्योंकि हर ऑप्शन में आपके 4 शब्द लिखे हैं। अब बताइएगा इसमें कौन सही होगा। अपनी कॉपी बना दीजिए, उसके बाद उसमें नंबरिंग करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को रखिए। अगर आपका ABCD में से कोई सही होता है तो आप राजा बेटा, नहीं सही होता है तो कोई बात नहीं, हम सीख जाएंगे। सीखने से अच्छा कोई विकल्प होता नहीं है। चलिए देखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन में ए पार्ट को चुना तो ए पार्ट को चुनने से हमारी मिस्टेक क्या होगा, यहां पे आ गया एन, और एन अगर यहां पे लगाएंगे स्ट्रॉन्ग में तो स्ट्रॉन्ग में एन सही हो जाएगा। तो हाँ, हो सकता है ए पार्ट, बट अगर ए पार्ट को आप लगाएंगे तो ए यहां पे लगा देंगे, वीक के पहले हमारा लगा देंगे आके आप ए, और अगर वीक के पहले हमारा आप ए लगाएंगे तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये ए जो दिखाएगा आके, ये दिखा देगा आके एक पर्सन को, जो ए दिखाएगा आके दिखा देगा आके एक पर्सन को। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, एक कमजोर और एक स्ट्रांग, एक बुद्धिमान, स्ट्रांग का मतलब मजबूत, एक बुद्धिमान और एक नालायक की सभी जो इच्छाएं हैं, सभी इच्छाएं मिलती हैं जब उनका सेम फिट होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? सबसे पहले तो यहाँ पे ए लग जाएगा। भाई किसी एक इंसान की बात तो कर नहीं रहे हैं हम लोग, किसी एक इंसान की बात तो करेंगे नहीं, बात कर रहे हैं पूरे समूह की। जब पूरे समूह की बात करेंगे तो आपको याद होगा आर्टिकल चैप्टर। अब देखिए जरा यहाँ पे आपको याद होगा आर्टिकल चैप्टर। आर्टिकल में 2 प्रकार के हमारे होते हैं, एक हमारा होता है डेफिनिट और एक हमारा होता है इनडेफिनिट। अगर डेफिनेट की मेरे भाई हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कह देते हैं आर्टिकल दा से, और अगर इनडेफिनेट की हम लोग बात करें तो यहां पे आता है ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर डेफिनेट की हिंदी में हम लोग जाते हैं तो इसकी हिंदी होती है निश्चित। जैसे यहां पे हमने आपसे क्वेश्चन कहा, मोदी जी इज द PM ऑफ इंडिया, मोदी जी इज द PM ऑफ इंडिया। तो मोदी जी के पहले यहां पर आप दा का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी हमारे हैं वो निश्चित हैं। निश्चित कैसे हैं? क्योंकि इनको आप जान जाते हो, इनसे आप नो परिचय मोदी जी से आपका है, जिसको आप जानते हो उसके पहले दा लगा देना।
हमारी पढ़ाई जो है ऐसी है कि आपको किताबी नॉलेज ना हो पाए। मोदी जी को आप जानते हैं तो उसके पहले दा लगा दो, इसका मतलब दा हमारा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। अच्छा, और दा जो हमको दिखाता है वो दिखाता है पूरे समूह को, मतलब दा लगाता है, दा लगाने से पूरे समूह का एक प्रकार से बोध होता है। जैसे अगर इसके पहले हमने दा लगा दिया, दा वीक, जैसे हमने आपसे कहा पुअर, तो पुअर का मतलब होता है आपका गरीब, सबको पता है क्योंकि हम लोग गरीब दिमाग के हैं। अगर यहां पे लगा देंगे दापुअर, तो दापुअर से मतलब हो गया हमारा गरीब लोग, ये हमने कई बार आपको बताया भी है। तो दापुअर से मतलब हमारा हो गया गरीब लोग। क्या समझ पा रहे हो? तो आपने कहा वाह बेटे। जैसे आपसे हमने कहा यहाँ पे रिच, रिच के पहले यहां पे हमने दा लगा दिया, तो रिच का मतलब तो आपका आजकल होता है अमीर, तो दा रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। मतलब कि जिस भी हमारी नाउन के पहले हमारा दा लग जाता है तो पूरे समूह को बोध कराता है आके दा। जैसे हमने यहाँ पे आपके द्वारा लिखा वीक, तो वीक देखो दो प्रकार के वीक होते हैं, एक होता है वीक, एक होता है वीक। हाई स्कूल में ऐसे ही तुच्छ क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब तो होता है सप्ताह से, हमको पता है, गलती हो जाती है ना कभी कभी, पता तो आपको भी है। जैसे ए यहाँ पे लिखा है ए, तो याद रखो ए तुम कमजोर हो, ए तुम कमजोर हो, तो अब इससे भूल नहीं पाएंगे आप, ए तुम कमजोर हो। मतलब आप सीख क्या गए? आप ये सीख गए कि जब भी हमको वी की स्पेलिंग में ए देखने को मिलेगा, जब भी हमको वी की स्पेलिंग में ए देखने को मिलेगा तो ए तुम कमजोर हो, तो याद रखो कि कमजोर हमारा आता है ए वाली स्पेलिंग में। अच्छा, ए का मतलब होता है कमजोर। अब अगर वीक के पहले हमने ए लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा जितने भी कमजोर पूरे आदमी हैं दुनिया में। जैसे हमने यहां पे आपसे कहा स्ट्रांग, और ए स्ट्रांग, इसका मतलब जितने दा स्ट्रांग, इसका मतलब जितने भी मजबूत आदमी दुनिया में हैं। तो इसका मतलब हमारे सी ऑप्शन को देखो, इसमें पहले पार्ट में लिखा है यहाँ पे ए और दोनों में दा लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर अंधी मारी थी अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आपको पता था बहुत अच्छी बात है, सीख गए उससे भी अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन में आओ, गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड। माउस का आपको बताना है प्लूरल। जो हमारे गरीब दिमाग के लोग भाई बहन होंगे उन लोगों ने ध्यान टिक कर दिया होगा माउसेस, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया बचपन में। मैम आती थी पल्लुहा बेटे, देखो ध्यान से, गिवन द प्लूरल ऑफ वर्ड गिवन माउस। माउस का प्लूरल बताना है आपको, तो माउस का होता है माइस, MICE। अगर आपका सही हो गया तो वाह बेटे, नहीं सही हुआ तो सीख जाओ। माउस का आपका प्लूरल होता है आपका माइस, होता है माइस। सेकंड देखो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। लव योर कंट्री, लव योर कंट्री का आपको बताना है पैसिव क्या बनेगा, जल्दी से सोचिए, समय आपके पास है नहीं। हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, उठ कर सीधे खड़ा हुआ, अब गिरने का शौक नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता और सुनाता हूं, गीत नया गाता हूं। लव योर कंट्री आपको बताना है पैसिव। हमारी बात में ध्यान दो भैया, दो ग्रामर में भाई हैं, उन दोनों भाइयों का तुमको नाम पता होगा, एक का नाम है पैसिव और एक का नाम है नरेशन। इन दोनों को हमने भाई इसलिए कहा है क्योंकि हमारे भाई इसमें होते हैं कंफ्यूज कि इन दोनों में टेंस चेंज में पक्का गलती कर देते हैं। कहो पैसिव की रूल कर दे नरेशन में और नरेशन वाले कर दे पैसिव में। बहुत आसान से पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगी, मजा ना पैसे वापस। देखो ध्यान से, अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को बोर्ड में देखो, बोर्ड में कतई देखो, बोर्ड में सेंटेंस को, तो सेंटेंस मेरे भाई 1 2 3 4 5 सबसे पहले हमारा होता है असर्टिव, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, फिर आता है इंपरेटिव, उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी, फिर आता है ऑपरेटिव। अब देखो एक ऐसा रूल बताएं, तुमको पता होगा पर पता नहीं होगा, मतलब पता तो था पर अभी तुमको ध्यान नहीं, देख लेना चाहिए। अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस आपके 5 टाइप के हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव। ऑप लिख दिया है, ऑपरेटिव। जो नरेशन होता है हमारा वो बनता है इन 5 सेंटेंस का, नरेशन होता है वो बनता है इन 5 सेंटेंस का। अब सेंटेंस को एक एक बताएंगे तो फालतू में वो तो बताएंगे ना, पता ही होगा। अगर जो नरेशन होता है वो 5 सेंटेंस का बनता है। अगर बात करते हैं हम लोग पैसिव की, तो पैसिव मेरे भैया केवल 3 का बनता है। किसका किसका? एक पैसिव बनता है असर्टिव का, एक बनता है इंट्रोगेटिव का, एक बनता है इंपरेटिव का।
तो अगर आपको पैसिव में कमांड करनी है तो उसके लिए आपको 3 सेंटेंस में कमांड करनी पड़ेगी, और नरेशन में कमांड करनी है तो उसके लिए 5 सेंटेंस में कमांड करनी पड़ेगी, इन पांचों में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, हम लोग का पास एग्जांपल आ गया है पैसिव का, कतई मजेदार दिखाएंगे, लंका लगा देंगे पैसिव की एक है रूल में। हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव वाले पैसिव आज, बाकी बाद में सीख जाएंगे। कौन अभी तो महीना भर है ना बोर्ड एग्जाम का, लंका लगा देगा उत्कर्ष। देखो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के 3 प्रकार के रूल हैं हमारे हिसाब से, बाकी सबके हिसाब से हमको पता नहीं। एक हमारा है फर्स्ट टाइप, एक हमारा सेकेंड टाइप, एक हमारा थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसको बुझाओ। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब आपकी शुरुआत में वर्ब आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम आपको बचपन से 55 तक पढ़ा है क्या कि वर्ब हमारी 2 प्रकार की, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है छोटी बहन, और मेन वर्ब होती है बड़ी बहन। कहो वाह बेटे, एक बार कह दो वाह बेटे, कह दो हाँ, ये इसी में मजा आती है। वर्ब देखो, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी छोटी बहन, मेन वर्ब हमारी बड़ी बहन। हाँ, हेल्पिंग वर्ब को करते हो, क्या करते हो, शरीर से करते हो। हाँ, जो आप बॉडी पार्ट से अपने वर्क करते हो, बॉडी पार्ट से जो भी पूरे दिन में, हाँ वो गंदा वर्क हो चाहे अच्छा वर्क हो, बॉडी पार्ट से होना चाहिए, समझ गए होगे। जो वर्क आप बॉडी पार्ट से करेंगे, जो वर्क आप अपनी बॉडी पार्ट से करेंगे उसको कहते हैं मेन वर्ब। और अगर शुरुआत में सेंटेंस के मेन वर्ब आती है तो वो होता है इंपरेटिव। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए एग्जांपल लिख देते हैं। हमने कहा हेल्प द पुअर, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस लिखा है हेल्प द पुअर। अच्छा बताओ, हेल्प करते हो गरीब की, काहे से करते हो, पुअर काहे से करते हो, किसी ना किसी, अरे मतलब शरीर के अंग से तो करोगे, या आपका बॉडी कहीं ना कहीं से वर्क करेगी। नहीं, हम दिल से हेल्प करते हैं, तो दिल वर्क करा, बॉडी के पार्ट वो भी तो है। नहीं, हम माइंड से हेल्प करते हैं, तो दिल के मतलब बॉडी में तो माइंड भी है कि नहीं, तो इसका मतलब शरीर काम करा। जब भी आपका बॉडी, जब भी आपका शरीर कभी हिले डुले, गलत ना जाना, जब भी आपकी बॉडी कभी काम करे पूरे दिन में, रात में, दिन में, सुबह शाम दोपहरे, जबकि तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरुआत में काम प्रभु। ऐसे कोई याद सुनी थी कभी, मजा आती सुन के। अगर शुरुआत में आपकी वर्ब आ गई तो उसको हम लोग कह देंगे इंपरेटिव। इतना जान गए, शुरुआत में आपकी केवल वर्ब आए उसको हम लोग इंपरेटिव कह देंगे। तसल्ली से पढ़ो, मजा आ जाएगी। जैसे हमने आपसे कहा यहां पे आई नीड योर हेल्प। अब बताओ ये सेंटेंस इंपरेटिव है? नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत में आई आ गया। अब आई हमारा होता है प्रोनाउन, पराई नाउन, और पराई नाउन मतलब ये होता है आके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारी यहाँ पे वर्ब होगी, वर्ब। ये आई हमारा प्रोनाउन हो गया। और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होते हैं, सब्जेक्ट से, नाउन से या प्रोनाउन से, वो हमारे होते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस चालू होते हैं नाउन से या प्रोनाउन से, उनको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। बचपन वाली परिभाषा रखते चले आ रहे थे, बुझाया आज तक नहीं था, अब बुझा जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा गॉड हेल्प्स द पुअर, तो यहां पे हेल्प्स आ गया, हेल्प्स के पहले हमारा गॉड आ गया। गॉड को अगर देखेंगे तो नाउन है, नाउन। इसका मतलब ये हमारा हो गया सेंटेंस असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस नाउन से चालू होते हैं प्रोनाउन से, तो असर्टिव भी हमने पढ़ा दिया हल्का सा। इंपरेटिव सेंटेंस चालू होंगे मेन वर्ब से। मेन वर्ब से मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस में आगे ऐसा पार्ट आएगा, ऐसा वर्ड लिखा रहेगा जो आपके बॉडी पार्ट से काम करवाएगा। तो हेल्प द पुअर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था। अगर क्वेश्चन में यहां देखोगे तो लिखा है लव योर कंट्री। लव काहे से करते हो? अपने बॉडी पार्ट्स तो करोगे कहीं ना कहीं। नहीं, हम दिल से करते हैं। तो दिल बॉडी पार्ट में तो नहीं, तुम कहीं और से करते हो हेल्प, तो भी तो बॉडी पार्ट में है यार। तो लव योर कंट्री, इसका मतलब लव योर कंट्री, इसका मतलब शुरुआत में हमारी यहाँ पर बड़े ही अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर हमारी शुरुआत में वर्ब आ गई, और अगर शुरुआत में सेंटेंस की वर्ब आएगी तो इसका मतलब वो सेंटेंस हमारा होता है इंपरेटिव। कहो वाह बेटे, कह दो एक बार, कह दो बाबा बेटे। हाँ, अगर शुरुआत में सेंटेंस की वर्ब आ गई इसका मतलब सेंटेंस हमारा होगा इंपरेटिव। आज केवल इतना सीखो, क्या बाकी 15 मिनट का हमारा वीडियो पड़ा है इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसे आप जाएंगे चैनल में, तुरंत आपको लिखेगा 15 मिनट में इंपरेटिव सेंटेंस कैसे धाए करें, और तीनों रूल को डिटेल्ड एक्सप्लेन करा है हमने। चाहिएगा, देखिएगा आराम से। इंपरेटिव सेंटेंस के उत्कर्ष की गारंटी, दिक्कत नहीं होगी। आज केवल सिखाएंगे कि अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 वहां पे हमने करवाया था,
देखने को मिले तो जहां पे आपको सुड़ लगा दिख जाएगा, सुड़, उसको आप राइट कर देंगे तो यहाँ पे सुड़ लिखा है। कुछ लोग कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो बन सकता है, पर ये गरीबों वाला एग्जाम्पल है। हम लोग गरीबों वाले नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे अमीरों वाला। सही आपके दोनों है, बी नंबर भी आपका सही है, सी नंबर भी आपका सही है, पर गरीबों वाला नहीं, अमीरों वाला सही करेंगे, मतलब बी पार्ट हमारा सही होगा। आके एक्सप्लेन 15 मिनट की जाके देखो वीडियो में, अच्छे से पढ़ा है। अगर वो 15 मिनट इसमें भी ऐड कर देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा करने का हमको शौक नहीं, वीडियो की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, लव योर नेबर शुड बी लव्ड। आगे आओ, चूज द करेक्ट वर्ड, इसको जरा आइडेंटिफाई करो। इसको अधिकतर मेरे भाई बहनों ने कह दिया होगा बी पार्ट, उनका कट गया, नंबर कटेगा, एग्जाम से बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा वर्ड राइट है। तो आप लोगों ने कह दिया वैक्यूम, क्योंकि पता नहीं था, पताता ही नहीं था कोई, और वैक्यूम वैक्यूम कहते थे, ऐसे सही करते थे। एग्जामिनर को पता होता नहीं था, सही कर देता। स्कूल की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं, सही कर देता था। तो वैक्यूम की स्पेलिंग आज आप याद रखिएगा और जाके बताइएगा अपने सहेली को या सहेला को। वैक्यूम की होती है डबल, उसमें यू आते हैं, एक यू नहीं आता, डबल यू आते हैं। ये तो कितना बढ़िया बन गया रे। वैक्यूम की स्पेलिंग कतई नहीं भूलोगे आज के बाद आप लोग, भैया देखो बोर्ड में। चूज द करेक्ट वर्ड, वैक्यूम मतलब ए पार्ट आपका सही हो गया, और धाए से आपको मिल गया नंबर। जिनका सही हुआ उनको वाह बेटे, और जिनको नहीं सही हुआ उनको हैप्पी न्यू ईयर। देखो, अरेंज द सेंटेंस, आपको रीअरेंज करना है। होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं 12th लेवल में, 10th लेवल में ऐसे सेंटेंस। आप बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स का एग्जाम्पल है ये वाला। आओ, इसमें आपको सब्जेक्ट, सबसे पहले कोई सेंटेंस हमारा चालू होगा। अभी हमने बताया अगर कोई सेंटेंस चालू होगा तो सेंटेंस को चालू होने के लिए, किसको चालू होने के लिए, चालू के दो मतलब होते हैं, एक तो चालू का मतलब स्टार्ट और एक चालू का मतलब क्लेवर। कितने बढ़िया है, चालू चालू है, देखो कितना बढ़िया शक्ल बनाएंगे, अभी आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमने कहा चालू चालू है, तो चालू का मतलब यहां पे हो जाएगा आके नेम से, और जो नेम होते हैं वो हमारे होते हैं नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड को ही हम लोग कह देते हैं नाउन। और हमने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये तो हमारी है तो वर्ब हो गई, वो इंग्लिश हमेशा हिंदी का उल्टा होती है। और चालू यहां पर हो जाएगी आके वर्ब से, और इस चालू का मतलब हो जाता है क्लेवर से। तो आओ इस सेंटेंस को बना जरा, चालू चालू है, बनाएंगे चालू इज क्लेवर। देख रहे हो कितना बढ़िया सेंटेंस है। वो गरीब वाले पूछते हैं लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, उसका कल बताएंगे। ऐसे मतलब ये बताते हैं कुछ लोग और सोचते हैं हम बड़े विद्वान हो गए। अबे भाई, मतलब ये कोर्स से पहली बार सेंटेंस ही गरीबों वाले हैं। अब ये सेंटेंस हमने पूछ लिया, ये जाके कुछ पूछना ना बता पाए तो उसको ये नहीं ना कि ना गरीब है। कैसे गरीब है यार, मेंटेलिटी से गरीब, से दिमाग से गरीब। दो प्रकार के, एक दिमाग से गरीब, एक धन से गरीब। धन से गरीब है तो अच्छी बात है, अगर आप दिमाग से गरीब हो गए इसका मतलब बुरी बात है। सोचने की शक्ति इतनी तगड़ी रखिए कि जहां बैठो वहां सिंहासन हो जाए। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठो वहीं पर सिंहासन हो जाए। किसी के दम पर मत फूलिए, ये मत कहिए कि हमारी ये हेल्प कर देगा। खुद इतना बड़ा साम्राज्य रच दो कि आप लोगों की हेल्प कर सको। आपका जन्म केवल एक माँ बाप के पेट के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म केवल आपकी फैमिली के पेट के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म 100 परिवारों के पेट के लिए हुआ है। इस प्रकार की मेंटेलिटी अपने मन में बनाओ। ये मेंटेलिटी मत बनाओ कि आज खा लेंगे आज का पेट भर जाएगा, फिर कल क्या होगा, कल की कल देखी जाए, कतई नहीं। या आज खा लेंगे हमारा पेट भर जाएगा, वो छोटा भूखे मत जाए, कुछ नहीं। आप एक पास एक रोटी है तो आधी आप खाएं, दूसरी उसको दें, है कि नहीं। ये होता है इंसानियत। ये नहीं होता कि सेल्फिश बन जाओ, घमंडी बन जाओ, कुछ नहीं होता घमंड से। मेरे भाई क्या कहते हो, हाँ आओ। अगर जीरो से पूछो, जीरो से, जीरो का क्या अस्तित्व है, कुछ अस्तित्व नहीं जीरो का, पर जिसके आगे लग जाता है उसका अस्तित्व बदल देता है। 1 की हैसियत केवल 1 की थी, 1 के आगे लग गया 0, इसकी हैसियत 10 की हो गई। 1 के आगे 100 की हैसियत हो गई। जब आप अकेले खड़े रहो तो आपको पहचान हो ना हो, बट आप किसी के बगल में खड़े हो जाओ तो उस इंसान की पहचान बन जाए आपकी वजह से। ये होता है जीरो। जीरो से कुछ सीखिए, वो तो कुछ नहीं होता। जीरो से कुछ सीखिए, वो तो कुछ नहीं होता, पर जिसके बगल में खड़ा होता है, जिसके पास जाता है, उस इंसान की बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अपने आप को बनाइए। घमंड करने से कुछ होता नहीं कि हम ये हैं हम वो हैं, एक से एक दुनिया में मर के चले गए।
हमारे पूरे विश्व में 196 देश हैं। उन 196 देशों में हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में एक हमारा बढ़िया कानपुर, 28 राज्य हैं, उसमें आपका एक शहर होगा, शहर में आपका एक कस्बा होगा, कस्बा में आपका गांव या शहर होगा, वहां पे एक आपका एक मोहल्ला होगा, वहां पे आप एक रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में, यूनिवर्स में, आकाश गंगा में कई मिलियन आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, यूनिवर्स हैं, उन यूनिवर्स में आपका 0.1111111 अस्तित्व नहीं है। फिर भी हम लोग घमंड करा करते हैं कि हम ये हैं। कुछ नहीं होता घमंड करने से मेरे भाई। जितना आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज दूसरे को दीजिए ताकि दूसरे की हेल्प हो जाए। अगर वो नॉलेज आप अपने पास रखे रहेंगे तो कुछ होने वाला उससे है नहीं, क्योंकि एक जगह रखा रखा ज्ञान बेकार हो जाता है। विद्या बांटने से बढ़ जाती है। जितना हो सके उतने, ये कुछ मेंटेलिटी होती है बोर्ड एग्जाम के बच्चों की या बच्चों की, भाइयों की हमारे, वो जितना अपना कंटेंट को बचाएंगे उतना ही उनका सिलेक्शन नहीं होता। जितने आप अपनी किताबें, जितने आप अपने सुपीरियर्स नोट्स दूसरों को दिखाएंगे उतना ही आपकी उन्नति होगी। बट आप सोचते हैं कि अगर उनको दिखाएंगे तो उनकी उन्नति होगी, उससे उन्नति उनकी नहीं होगी। भगवान देख रहा है कि आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। आपकी वो हेल्प कोई करे ना या ना करे, भगवान आपकी हेल्प करेगा। ये होती है इंसानियत। इंसानियत के हिसाब से घमंड ना करके इस दुनिया में चलो और जाओ ऐसे कि लोग याद करें। आओ, हमने आपसे कहा चालू चालू है। अब हम आपको सिखाने जा रहे थे कि अगर आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो सेंटेंस की शुरुआत, हमारी बात समझने का प्रयास करो। पूरी इंग्लिश में लगभग 80% सेंटेंस हमारे, पूरी इंग्लिश में लगभग 80% सेंटेंस हमारे असेर्टिव सेंटेंस के हैं, 80%। और अगर बात करें 10% की तो 10% हमारे आते हैं इंपरेटिव के और इंट्रोगेटिव के, और बाकी 10% में वो तीनों निपट जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। 1 2 3 4, एक बचा, क्या नाम था उसका, भूल गए हम, बताओ तुम बताओ। नहीं, 2 तो ये हो गए थे, ठीक है। बाकी 10% में दोनों आते हैं। 80%। अगर आपको कोई सेंटेंस पहचानने में दिक्कत हो तो तुक्का अगर मारना हो तो असेर्टिव सेंटेंस से मारना। असेर्टिव सेंटेंस को अभी हमने आपको बताया था, असेर्टिव सेंटेंस में अभी हमने आपको बताया था कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होते हैं, उसके बाद हमारी आती है वर्ब, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, वो हमारे होते हैं असेर्टिव सेंटेंस। सब्जेक्ट का मतलब मेरे भाई होता है आपका यहाँ पे नाउन से और प्रोनाउन से। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे नाउन से और प्रोनाउन से। अगर नाउन को और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो इसका मतलब सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आप हमारे चैनल छोड़ेंगे तो बहुत बार इसको बताया है हमने। क्वेश्चन में आओ, रीअरेंज द सेंटेंस। द कलेक्टर सेड दैट द supply of water for irrigation dams should receive water up to a particular level। अब इसमें आपको सबसे पहले समझिए और अपने आप करिए। पहले अगर क्यों रखेंगे, इसमें करना क्या होता है, आपके पास मानो ये सेंटेंस इतना बड़ा लिखा है, यहां तक हमारा पी होगा, यहां तक क्यू होगा, यहां तक आर होगा, यहां तक एस होगा। आपको सही करना है कि सबसे पहले हम क्यू को रखें, पी को रखें, आर को रखें, एस को रखें, कि एस को रखें, पी को रखें, आर को रखें, क्यू को रखें। ऐसे प्रकार के बनाना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में फिर नीचे भी 4 ऑप्शन दिए हैं। अपने आप पहले ऑप्शन सुनिए, क्यू आर एस पी। अगर क्यू को पहले रखेंगे तो पहले क्यू को रखेंगे, इसका मतलब सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आएगा। पहले अगर क्यू को रखेंगे सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, फिर आर आओ, डैम्स शुड रिसीव्ड वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, डैम्स शुड रिसीव्ड वाटर। अब ऐसे रखो, अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, आर के बाद एस तो बन रहा है, फिर लेवल के बाद द कलेक्टर सेड दैट द। क्या अब अपने हिसाब से सोच के बताओ कहां पे सही होगा। पहली बात तो पी से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पी से स्टार्ट करो ना। स्टार्ट किससे हो रहा है, एस से हो रहा है तो एस से करो। अप टू अ पर्टिकुलर लेवल के बाद आर लगाओगे। अगर इससे करोगे तो अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, डैम शुड रिसीव्ड वाटर, फिर पी द कलेक्टर सेड दैट द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। मजा नहीं आ रही, इससे आओ। एस अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, ए द कलेक्टर सेड दैट द, यही मजा नहीं आ रही, छोड़ो। आर आओ, बी नंबर, ये सप्लाई आर डैम शुड बी रिसीव्ड वाटर सप्लाई फॉर वाटर, ये लगाओगे तो डैम शुड रिसीव्ड वाटर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। मजा नहीं आ रही, ये देखो सही हो गया। आओ देखो फिर से, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, डैम शुड रिसीव्ड वाटर, सही है। इरिगेशन होगा तो वाटर को रिसीव्ड करेंगे डैम,
एस आओ अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, एक लेवल तक रिसीव करेंगे वाटर को। द कलेक्टर सेड दैट द, मतलब कलेक्टर ने ऐसा कहा है, ये हमारा सही हो गया। ये प्रैक्टिस से आएंगे और प्रैक्टिस आपको हम करवा तो रहे हैं। आपको प्रवोक का बताना है सिनोनियम से। सिमिलर वर्ड कौन सा है? प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है उकसाना। अगर हिंदी में बात करोगे तो प्रवोक का मतलब होता है उकसाना या भड़काना से। इसका मतलब हो जाता है इनसाइट से। इनसाइट ही याद रखो, यही बहुत आता है इनसाइट। तो प्रवोक का मतलब होता है इनसाइट। 6 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब आगे वाले 6 क्वेश्चन आते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन कैसे लगे, अपने 6 क्वेश्चन में आपके सही कितने हैं हमको बताइए। ये सेंटेंस हमारे 7 से लेके 13 नंबर तक। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गिव द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब जो आपको वर्ड दिया गया है, अब इसका आपको बताना है एंटोनियम्स, मतलब विलोम शब्द। विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब मेरे भाई होता है आके हार्म से। हार्म का मतलब होता है डेंजर से, मतलब जो चीज आपके लिए डेंजर होती है, डेंजर, तो उसका मतलब होता है विरुलेंट से। बात कर सकते हैं खतरा से। तो ऑप्शन में देखिए इसका हो जाएगा आके ये क्या हो गया, हार्मलेस। हार्मलेस, यहां पे ये वर्ड आपका राइट हो जाएगा आके एंटोनियम्स इसका, क्योंकि विलेंट का मतलब तो होता है हार्म, और 2 वर्ड होते हैं, एक होता है नेस और एक होता है लेस। जो वर्ड किसी के पहले ऐड होता है तो वो होता है आके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले ऐड होना। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले ऐड होना, और सफिक्स का मतलब होता है सट के। सट के मतलब जो वर्ड पीछे आएगा। अब किसी के कोई सटेगा तो पीछे तो सटेगा। सफिक्स का मतलब होता है पीछे ऐड होना। जैसे हमने आपसे वर्ड करा ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। तो ब्यूटी हमारा यहाँ पे नाउन है। अब ब्यूटी में प्लस कर देंगे अगर फुल को, तो फुल यहाँ पे सट के आ रहा है। सट के, जो वर्ड सट के आता है वो सफिक्स होता है। तो फुल हमारा होता है सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो वर्ड निकल के यहां पे आता है आके ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहां पर हमारा हो जाएगा आके एडजेक्टिव। मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है वो जो सफिक्स होगा एडजेक्टिव का, जिस वर्ड के लगेगा आके पीछे, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर नाउन का लगाएंगे तो नाउन बन जाएगा। तो नेस और लेस ये दोनों हमारे होते हैं आके नाउन के सफिक्स। नेस और लेस दोनों हमारे होते हैं नाउन के सफिक्स। जो नेस हमारा वर्ड है, नेस हमारा होता है पॉजिटिव सफिक्स, पॉजिटिव सफिक्स। और जो लेस हमारा होता है वो होता है निगेटिव सफिक्स। नेस का मतलब होता है कोई चीज किसी में समाहित हो जाना, और लेस का मतलब उससे वो चीज हट जाना। तो हार्म कैसी हो गई, हार्म कैसा हो गया, हार्म हो गया लेस। मतलब कि जो खतरा था वो लेस का मतलब निगेटिव, हट गया। समझ पाए, जो खतरा था वो खतरा हट गया। इसका मतलब ये एंटोनियम्स को पहचानने का तरीका हमारा होता है पॉजिटिव और निगेटिव मेथड। जैसे एंटोनियम्स कोई दिया रहे आपको पॉजिटिव थिंकिंग में, समझने का प्रयास करिए। कोई भी एंटोनियम्स कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है उत्कर्ष की। अगर एंटोनियम्स आपको दिया रहे प्लस वाला, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला, तो जो मतलब वर्ड जो बनेगा आगे ऑप्शन में, वो जहां पे निगेटिव वर्ड लिखा होगा वो सही कर देना। अब वो आपको आइडेंटिफाई करने के दिमाग के इतना तरीका आ जाएगा। जैसे एंटोनियम्स आपका आ गया माइनस का, तो जो ऑप्शन में प्लस बैठेगा वो सही हो जाएगा आके। ये मैथ टेक्निक ऑफ एंटोनियम्स है उत्कर्ष की। ये विलेंट हमारा निगेटिव वर्ड था, तो निगेटिव वर्ड में वो वर्ड सही बैठेगा आके जो वर्ड हमारा पॉजिटिव होगा। तो हार्मलेस हमारा पॉजिटिव वर्ड था, सही हो गया। नीचे आओ। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स हमारा यहाँ पे गेम है। हमने जब नाउन चैप्टर आपको बताया था तो वहां पे कई आपको टॉपिक बताए थे, ऐसे नहीं बताए थे। बिलियर्ड्स, मीजर्स, फिजिक्स। बिलियर्ड्स हमारा होता है आके नाउन, और नाउन कैसा है, ये आपके स्पोर्ट्स का कोई नेम है। जो बिलियर्ड्स हमारा है ये स्पोर्ट का नेम है, स्पोर्ट्स नेम, स्पोर्ट नेम। स्पोर्ट का मतलब खेल का नाम, प्ले नेम है। ये हमारा होता है आके सिंगुलर। बिलियर्ड्स हमारा एक होता है क्ले और खेल होता है, और ये हमारा होता है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी आएगी सिंगुलर। ये हो गया प्लूरल, काटो इसको, ये प्लूरल काटो इसको। अब जा तो ये सही होगा, जा तो ये सही होगा। आपको हम 3 वर्ड आज बता रहे हैं। एक याद करो, हमारा वर्ड होता है लास्ट, और एक होता है एगो, और एक होता है यस्टरडे। तीनों वर्ड आप कभी भूलना नहीं। तीनों वर्ड देख लो।
एक एगो, एक लास्ट, एक यस्टरडे। बोलो हमारे साथ, एक एगो, एक लास्ट, एक यस्टरडे। एगो, लास्ट, यस्टरडे। एगो, लास्ट, यस्टरडे। एगो, लास्ट, यस्टरडे। एगो, लास्ट, यस्टरडे। अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो वो सेंटेंस बनेगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में। अरे वाह, अंधी पहले पसंद निकली। वो सेंटेंस अगर ये तीनों वर्ड में से तीनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे तो वो सेंटेंस जो हमारा होगा वो बनेगा आपके पास्ट इंडेफिनिट में। बोलना नहीं, चाहे नोट कर लो कॉपी में और वो अपने नंबर नोट करते रहना। पास्ट इंडेफिनिट में इसका मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म उस सेंटेंस में आएगी। तो यहां पे देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। अब कुछ गरीब भाई हमारे कहेंगे सर जी भैया यहाँ पे सेकंड फॉर्म के पहले वाच कैसे आ गया? क्योंकि जो बिलियर्ड्स है हमारा वो स्पोर्ट नेम है, एक प्रकार का खेल है और खेल को कोई अपने आप नहीं खेलेगा, खेल किसी के द्वारा खेला जाएगा। उत्पत्ति होती है पैसों की। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, मेरे भैया कहां दिमाग तुम्हारा, इधर देखो, उत्कर्ष तुमको पुकार रहा है। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, वर्ड चैप्टर निकल के आता है पैसिव। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है चैप्टर आता है पैसिव। अब बिलियर्ड जो गेम है वो किसी के द्वारा खेला जाएगा, खेला जाएगा, खेला जाएगा। जब किसी के द्वारा खेला जाएगा उत्पत्ति होगी पैसिव की। और जब पैसिव में वॉज वर्ग के साथ, वॉज वर्ग के साथ, इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ, अगर कभी भी इज एम आर वॉज वर्ग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी दिखेगा हुआ बेटे। अगर पैसिव में आपको पहचानना है मेरे भैया, अगर पैसिव आपको पहचानना है तो कभी भी इज एम आर वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म लिखी दिखती है उसको कहते हैं पैसिव। इसका मतलब यह है कि बिलियर्ड्स हमारा खेल जो है अपने आप नहीं खेलेंगे, किसी अपने आप, अब बिलियर्ड्स अपने आप को नहीं खेलेगा, बिलियर्ड्स कोई ना कोई खेलेगा। बिलियर्ड्स किसी के द्वारा खेला जाएगा और जो काम किसी के द्वारा होता है उत्पत्ति होती है पैसिव की। कर्तावाचक और कर्मवाचक, वॉइस का मतलब होता है वाच्य, दो प्रकार के कर्ता है, कर्म एक्टिव और पैसिव। ये निकल के आ गया वॉज प्लेड। कैसे पहचाना? ऐसे देखो ध्यान से। प्लेड तो हमारी हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ गई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म के पहले हमारा वॉज आ गया। वही तो क्रेसेंडो ने अभी आपको बताया कि अगर आपका वॉज वर्ब और इजेमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को आती है तो उत्पत्ति होती है पैसिव की। और एक बार हमारे साथ बड़ी जोर से बोलेंगे वाह बेटे, हमारा भी ऑप्शन राइट हो गया। 9 क्वेश्चन आपके लिए आगे बड़ा ताजा क्वेश्चन है। इट इज हु टू ब्लेम। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही राजा बेटा क्वेश्चन, बबुआ लेवल से अहुआ लेवल तक का। आओ आपको करना है इट इज के बाद। अब यहां देखो हु लिखा है, हु को हु बोलो, को हु कहां गया हमारा डिस्टर? यहां देखना आप, ये हम जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट भूलना नहीं, बचपन से 55 तक याद रखना आप। यहां देखो लिखा है हमारा मेरे भैया हु, हु 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 जिंगा लाला हु। हु हमारा होता है आके रिलेटिव प्रोनाउन। जो हमारा हु होता है ना वो उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव को अगर याद करोगे तो इसका मतलब होता है रिलेशन से, रिलेशन से। एक वर्ड होता है, देखो प्यार से पढ़ो, प्यार से, नफरत से कुछ नहीं होने वाला। नफरत की दुनिया छोड़, प्यार की दुनिया में लौटा। रिलेट को याद करो, रिलेट को। रिलेट हमारी होती है वर्ब। कैसे? इसी के तो आपने फॉर्म पढ़ी है ना, रिलेटेड और रिलेटेड, रिलेटिंग, रिलेट्स, इसी को तो फॉर्म पढ़ी है। अब सीखो, अगर रिलेट वर्ब में या किसी वर्ब में आपने आई वी ई लगा दिया, जैसे आपने यहां देखो रिलेट लिखा, रिलेट मन से देखो भैया, रिलेट ये तो हमारी वर्ब है, सबको चल गया पता, वर्ब है। और अभी हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया का हल्का सा कॉन्सेप्ट बताया, उसका नाम था सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा हमेशा पहले आता है, सफिक्स हमारा हमेशा बाद में आता है। अगर यहां पे हमने लगा दिया आईवीई, तो आईवीई जो हमारा होता है वो होता है आके एडजेक्टिव का सफिक्स। और यहां पे अगर हम बात करते हैं आपसे TION की, तो ये हमारा हो जाता है आके सफिक्स ऑफ नाउन। बहुत ध्यान देखो। अब जैसे आपसे हमने यहां पे कहा रिलेट, तो रिलेट में आईवीई लगाएंगे तो बनेगा आके एडजेक्टिव का सफिक्स। तो ये हटा और यहां पे EVE आ गया। सर जी भैया एक आई हट गया। अगर रिलेटिव को ऐसे लिख देंगे, ऐसे, तो होता क्या है, ए और आई का साउंड होता है मैच।
जब ई और आई का साउंड मैच कर जाएगा तो इनको आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो कभी भी लगभग 80% शब्द जो है ई और आई साथ में नहीं आते हैं। मन, मन याद करो 13-14। अगर कभी भी बात करेंगे एम की और एन की, कभी भी आपको साथ में देखने को नहीं मिलेगा। तभी हम लोग जो आर का बनाते हैं, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहते हैं आके आरंट, और अगर एम नॉट को हम लोग लिखते हैं आके तो एम नॉट को हम लोग कर देते हैं एमंड। ये नहीं करते, कुछ लोग ये कर देते हैं, तो आप लोग ना करना, आप लोग अच्छे लोग हो। एम नॉट को कभी भी एमंड ना करना। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष ने अभी सिखाया कि एम और एन का दोनों का उच्चारण हमारा होता है सेम। शुरुआत के वर्ड का देखो, आप बात करोगे एम, एम, तो एम की अगर बात करोगे हिंदी निकाल के आओगे तो आती है एम, ए आ गया। अगर एन की बात करोगे हिंदी निकाल के आओगे तो आता है एन, यहां पे भी ए आ गया। तो दोनों का यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है मैच कर रहा है, इसीलिए एम एन और के साथ में नहीं पढ़ते। अब बात करें हम लोग ई की और बात करें आई की, तो ई और आई मतलब दोनों का हल्का हल्का सेम करता है प्रोनाउंसिएशन। अब इसके जैसे तो नहीं मैच कर रहा है कि ए, पर हाँ कहीं ना कहीं इसको गलत मानते हैं, सेम करने का प्रयास करता है। ई आई मतलब इसको पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ के देख लेना भाई। क्या पढ़ोगे इसको? रिलेटिव क्या पढ़ोगे? रिलेटिव, इसको नहीं पढ़ पाओगे ना, ये बीच में मैच कर जाएगा आके। इसलिए तो हमने केवल ये बताने का प्रयास आपको किया कि आई होता है तो एडजेक्टिव और नाउन होता है तो सन लगता है। तो रिलेशन हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। सीडीएस में पूछता है 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर 10 क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में पार्ट ऑफ स्पीच के। तो रिलेटिव हमारा हो गया आके एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच, तो हु हमारा होता है आके रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेशन अब जिसका बताना रिलेशन वो उसके पहले आता है। तो हु के अगर कुछ लिखा रहेगा पहले तो हु उसके हिसाब से आता है और उसके हिसाब से यहां पर वर्ब आएगी। हमारी एक बात ध्यान रखो, अगर आपको हु देखने को कभी मिले हु, तो हु 3 वर्ड होते हैं, 3 याद कर लियो, एक हु और एक विच और एक दैट। ये तीनों होते हैं हरामखोर टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन। इन तीनों के जो वर्ड लिखा रहेगा पहले, जो वर्ड पहले आएगा उसके हिसाब से यहां पे वर्ब को हक देना आके। जैसे यहां पे हमने आपसे कहा आए, हु, यहां ब्लैंक दे दिया। यहां पे कहा सोहन, हु, ब्लैंक दे दिया। हमने कहा यू, हु, ब्लैंक दे दिया। और सभी में आपको हैज, हैव में आइडेंटिफाई करना है। अब ध्यान देखो बोर्ड में, जैसे आई की बात करेंगे हु, तो हु के पहले क्या आ गया? आई आ गया। तो आई आ गया तो आई के हिसाब से क्या आएगा? हैज तो आएगा नहीं, तो यहां पे आ जाएगा हैव। आया नहीं आया? ये देखो हु आ गया, हु, तो हु के पहले क्या आया? सोहन आया। तो सोहन के हिसाब से क्या आएगा? हैज आएगा, हैज। हु आ गया हु, तो हु के पहले क्या आया? है यू आया, यू। अब यू के बाद क्या? यू किसके हिसाब से? यू के हिसाब से वर्ब कौन सी आएगी? हैव आया। यहां पे देखो, यहां देखो ये लिखा है हु लिखा है हु, तो हु के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। पहली बात तो सब्जेक्ट ना आएगा भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आती है भाई, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आएगी नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन में ऑब्जेक्ट से चालू किए गए हों पहले उनको काटो। अगर यहाँ पे मी कर देते हैं तो मी तो हमारा होता है, अगर मी करेंगे तो हु को रिलेशन मी से तो बता नहीं पाएंगे, समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे हम लोगों ने मी कर दिया तो हु का रिलेशन मी से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हु हमारा होता है यहाँ के रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेट करता है प्रोनाउन को। कितना मस्त देखो, नाम में बता रहा है। रिलेट करेगा किसको? रिलेट करेगा प्रोनाउन को। रिलेट किसको करेगा? प्रोनाउन को रिलेट करेगा। और कोई किसी को रिलेट करेगा तो उसके नाम से करेगा रिलेट, तो मतलब सब्जेक्ट से करेगा रिलेट। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, हु के पहले सब्जेक्ट लिखा होगा। अब आप देखो मी नहीं लगेगा, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब आई के बाद इस तो आता नहीं, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। मजा ही नहीं आई। ये सेंटेंस देखो, चूज द करेक्ट वर्ड। सुपरफ्लुअस, इसमें आपको बताना है कौन सी गलती। सबसे पहले ये तो गलती हो गई, तुरंत ध्यान से करो। आगे देखो, हमको लगता है दोनों सेम लिख दिए हैं क्या हमने? ये तो गलती हो गई, ये दोनों यार सेम लिख दी। गलती इंसान से हो गई, माफ कर दो। ए भी सही है, सी भी सही है। ये देखो द गर्ल, इसमें आपको देखो फिर आ गया हुज। ये हु वाले चैप्टर जितने मतलब हु वाले टॉपिक जितने हो डब्ल्यूएच वर्ड वाले सबको एक दिन खत्म कर जाएंगे।
द गर्ल हुज पेरेंट्स, एक लड़की जिसके पेरेंट्स आर अब्रोड, द गर्ल हुज पेरेंट्स आर अब्रोड इज स्टेइंग विथ अस। अब इसमें आपको बताना है कहां पर गलती है, कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में। जल्दी बताइए। द गर्ल हुज पेरेंट्स आर अब्रोड इज स्टेइंग विथ अस। द गर्ल हुज, जो हुज आया है वो गर्ल के लिए आया है। द गर्ल हुज पेरेंट्स, एक लड़की जिसके माता पिता, तो हुज पेरेंट्स इज अब्रोड, ये हुज के हिसाब से वर्ब आएगी, मतलब हुज के हिसाब से द गर्ल आ गया, द गर्ल के हिसाब से यहां वर्ब आएगी, तो यहां पे आएगा हमारा इज। बी नंबर पार्ट में गलती हो गई, नीचे आओ। दिस बैग इज मेड, अब देखो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का 1-2-3 घंटे का हम सेशन लाएंगे और बोर्ड एग्जाम में उसके बाहर कोई वर्ड नहीं आ पाएगा। देखो एक हमारा होता है प्रेपोजिशन में एक होता है फिजिकल चेंज, और एक होता है केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब देखो ऐसे याद रखो तुम लोग, केमिकल चेंज को याद रखो दूध से, जैसे हमारा मिल्क होगा तो मिल्क को फाड़ देंगे तभी दही बन पाएगा, कर्ड का मतलब होता है दही। जब मिल्क को फाड़ेंगे तो फ्रॉम आएगा। केमिकल चेंज में हमेशा आता है फ्रॉम, हमको याद रखो, मिल्क से याद रखो, मिल्क से। जब मिल्क को आप लोग फाड़ देंगे, मिल्क को फाड़ेंगे तभी दही बन पाएगा, दही का मतलब होता है कर्ड। तो मिल्क को जब आप लोग फाड़ेंगे तो जहां पे फ्रॉम आएगा। अब याद हो गया कि भाई एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में चीज वापस नहीं आ पाती है, अब मिल्क से दही बना दिया गया, अब दही से मिल्क नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। और फिजिकल चेंज में चीज वापस बन जाती है, जैसे हम इस मार्कर के तोड़ दें तो फिर फेविक्विक लेके जोड़ देंगे तो फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज में वापस चीज हो जाती है और केमिकल चेंज में वापस चीज नहीं हो पाती है। तो याद हो गया ये। अब देखो केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में चीज वापस नहीं हो पाती। अगर मिल्क से कर्ड बनाएंगे तो मिल्क को फाड़ेंगे, जब फाड़ेंगे तो फ्रॉम आएगा, मतलब केमिकल चेंज में हमारा फ्रॉम आता है, याद हो गया। और जो फिजिकल चेंज होते हैं वहां पे आता है ऑफ। अब देखो क्वेश्चन, दिस बैग इज मेड लेदर, बैग जो है लेदर से बना है। अगर बैग को फाड़ देंगे तो फिर लेदर बन जाएगा भाई, अगर बैग को हम फाड़ेंगे तो फिर लेदर बन जाएगा, और लेदर को बना देंगे बैग, मतलब लेदर से बैग और बैग से लेदर वापस बन पा रहा है। जो चीज वापस ट्रांसफॉर्म हो पाए इधर से उधर, उधर से इधर, तो आता है फिजिकल चेंज, और जो ना हो पाए वो होती है केमिकल चेंज में। क्वेश्चन में आओ, दिस बैग इज मेड लेदर, जो लड़की वाला पता नहीं क्या यार, ये जो बैग है वो लेदर से बना है, इसका मतलब चीज वापस आसानी से हो पा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आ जाएगा। फ्रॉम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि केमिकल चेंज नहीं है। अगर केमिकल चेंज होता तब हमारा ऑफ आता, तो हमारा फ्रॉम आता। फिजिकल चेंज है तो यहाँ पे हमारा ऑफ आ गया, बी नंबर हमारा सही हो गया। बताना है इसका मदर इन लॉ को आपको बताना है प्लूरल क्या होगा, प्लूरल मदर इन लॉ। देखो इसको हमने याद करा था प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन के पहले हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से किसी को बनाना है सिंगुलर या प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल हमेशा बनता है सब्जेक्ट का। ऐसी ट्रिक बनाई थी। तो प्रेपोजिशन के जो वर्ड लिखा रहेगा पहले हमेशा उसका बनेगा सिंगुलर या प्लूरल, और सिंगुलर या प्लूरल का मतलब होता है वहां पे एस या एस ऐड होगा आगे, बोला नहीं कभी। अगर आप लोग कभी भी देखो प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के पहले हमेशा आता है सब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के पहले गो 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 हटे, प्रेपोजिशन के सबसे सब्जेक्ट हमेशा आता है पहले और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा? पहले। और जो सिंगुलर और प्लूरल होता है वो बनता है सब्जेक्ट का। अब यहां देखो जहां पे एस लिखा रहेगा शुरुआत में वो सही हो जाएगा, मतलब ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब जब एक बार एस आ गया है दोबारा हमारा एस नहीं आएगा तो ये गलत हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। 13 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आज, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों मतलब अलग पीडीएफ बनानी है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको कल मिलेगी। पीडीएफ मतलब आपको कल हम बता देंगे, एक हमारा ऐप बन चुका है, उस ऐप में बताएंगे पीडीएफ कहां पे आपको जाके लेनी है। ये क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में आपके सही कितने निकले? अगर 6-7 भी सही निकले हैं तो आप राजा बेटा हैं। ऐसे ही जुड़िए हमारे साथ, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे, एक से एक धांसू क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। बस जुड़िए हमारे साथ,
छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन। इसके बाद एसएसटी की एक टॉपिक की सीरीज हम चालू कर रहे हैं। जैसे जो टॉपिक आपको एसएसटी में क्लास 10th में टफ लगता है, 9th में टफ लगता है, उसका एक वीडियो लाएंगे। मानो फ्रांस की क्रांति हम एक दिन वीडियो में लेके आए और पूरे अच्छे से समझा देंगे, आपको केवल सुनना पड़ेगा और सुन सुन के आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लो भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हमने पढ़ानी चालू करी, तो भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति लगभग 2.5 से 3 घंटा में इतने अच्छे से कर देंगे हम एक्सप्लेन, ताकि आपको दोबारा उसको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी से अलग अलग सोर्सेज से हम लाने का प्रयास करेंगे, कंटेंट को बेस्ट देंगे, बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। आप यूपी बोर्ड की हो तो रहो, हम इतना लेवल को अप कर देंगे आप, ताकि किसी के सामने खड़े हो जाए तो बंदा आपसे कांप जाए, आपके कंटेंट से कांप जाए। मतलब हमारा ये है। बाद में हमने 4 लाइन दोहराते हैं, कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा मेरे भाई। अगला वीडियो आने तक के लिए हमारा इंतजार करिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।